बांध किनारे गरीब बहू का घास का ठंडा ठंडा ससुराल। 45 डिग्री की तेज गर्मी में टीन की छत वाले छोटे से घर में अनन्या और अरुण पसीने से बैठे तरबतर हो रहे थे। ये भगवान, ये गर्मी तो दिन पर दिन ऐसे बढ़ती चली जा रही है जैसे जंगली घास बढ़ती जाती है। अरुण, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। इतनी तेज धूप में तुम मजदूरी का काम करोगे कैसे? कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। अनन्या, मैं कर भी क्या सकता हूँ? खेती और मजदूरी के अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। तभी दरवाजे पर रामलाल और शारदा आते हैं। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों आइए आइए, घर के अंदर आइए। अनन्या अपने सास ससुर को अपने छोटे से घर के अंदर बुलाती है और जमीन पर बिठाती है। और बताओ बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ पापा, हम दोनों ठीक हैं। आप बताइए, आप दोनों की तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत भी ठीक है बेटा। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ बात है क्या? नहीं बहू, कोई बात नहीं है। वैसे आज से हम तुम लोगों के साथ ही रहेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इतनी गर्मी में आप लोग हमारे इस टीन के ढके छोटे से घर में परेशान हो जाएंगे। बेटा, चाहे जितनी भी परेशानी हो, अब तू और ये घर ही हमारा सहारा है। क्यों पापा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोगों का पक्का मकान है तो? है नहीं बहू, था। तेरी जेठानी ने जिस तरह तुझे और अरुण को घर से बेदखल किया था, उसी तरह अब हमें भी घर से निकाल दिया है, और इसमें तेरा जेठ भी शामिल है। अपने पक्के मकान में शारदा घर भर के कपड़े धो रही होती है। वहीं रामलाल खड़े होते हैं। तभी नीलम और कपड़े लाकर शारदा के सामने फेंक देती है। बहू, इतने कपड़े और हैं, इतने कपड़े मैं नहीं धो सकती। नहीं धो सकती तो घर छोड़कर निकल जाइए। नहीं नहीं बहू, धो रही हूँ मैं, हमें घर से मत निकाल। बहू, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अरे, धोखे से हमारे बड़े बेटे से तुमने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, हमारे छोटे बेटे को बेदखल कर दिया, और अब हमें भी परेशान कर रही हो। ससुर जी, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। किचन में काफी बर्तन रखे हुए हैं, जाकर हाथ चलाइए। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। तुम मुझसे घर के काम करवाती ही हो, अब अपने ससुर से बर्तन धोने के लिए कह रही हो? लाज शर्म पानी में घोल कर पी गई हो क्या? ए बुढ़िया, जुबान संभाल कर तू बात कर। अगर काम नहीं करोगे तो मुफ्त की रोटी नहीं खिलाऊंगी मैं। शांत हो जाओ शारदा, सिर्फ बर्तन ही तो धोने हैं, मैं धो देता हूँ। नहीं जी, ये मेरे साथ अत्याचार करती थी, मैं बर्दाश्त करती थी, पर अब ये आप पर अत्याचार करना चाहती है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीरज, कहाँ है तू? बाहर आ। शारदा आवाज देते हुए हॉल में आती है। पूरा परिवार भी शारदा के पीछे हॉल में इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला चिल्ला कर तमाशा मचा रही हो? देखो ना, इतनी तेज गर्मी हो रही है, मैंने कामों में थोड़ी मदद क्या मांग ली? मम्मी जी तो बात का बतंगड़ बनाने के लिए तुम्हें बुलाने लगी। मम्मी, अगर घर के कामों में तुम नीलम की मदद नहीं कर सकती तो घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हारे खर्च के पैसे बचेंगे। उन पैसों से मैं नीलम के लिए नौकरानी रख दूंगा। वाह बेटा वाह, क्या दिमाग लगाया है। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। शाबाश। चलो शारदा, हमारा बेटा एक बहुत अच्छा पति है। एक पति को अपना पति कर्तव्य निभाने दो। हम अपने छोटे बेटे के पास चलते हैं। मम्मी जी, पापा जी, जेठ जी और जेठानी ने नासमझी में बहुत बड़ी गलती की है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब देखिएगा, वो दोनों आपसे माफी मांगेंगे और आप दोनों को सम्मान से वापस घर भी लेकर जाएंगे। और तब तक आप हमारे साथ रहिए। रामलाल और शारदा अरुण और अनन्या के साथ रहने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अरुण पसीने से तरबतर कंस्ट्रक्शन साइट पर कढ़ाइयों में सीमेंट नीचे से ऊपर पहुंचा रहा होता है। ये भगवान, ऐसा लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं बची है। आंखों के सामने अंधेरा तक छा रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज का काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। इतनी भी गर्मी नहीं है कि तुमसे सुस्ती मारो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुक गया तो ठेकेदार मेरे आधे दिन के पैसे काट लेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। इतना कहकर अरुण गर्मी की थकान से टूटा हुआ तेज धूप में काम करता रहता है, और काम करते करते अरुण बेहोश होकर गिर जाता है। अबे कौन है ये? वैसे इस गर्मी में किसी तरह सरकार से बचा कर काम करवा रहा हूँ, और ये काम बंद करवाना चाहता है। ठेकेदार दूसरे मजदूरों से अरुण के चेहरे पर पानी के छींटे मरवाकर अरुण को होश में लाता है। कल से तू यहाँ मत आना। नहीं नहीं ठेकेदार जी, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता भाई, और ना ही तुझे आज के पैसे दूंगा। कल को तू बेहोश होकर ऊंचाई से गिरा तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिसके बाद अरुण उदास होकर धूल मिट्टी और पसीने से सना घर लौटता है। ये क्या अरुण, इतनी धूल मिट्टी कैसे लगा ली है शर्ट पर?
अनन्या, मैं मजदूर हूँ, धूल मिट्टी तो लगती रहती है, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है। काम पर तो तुम रोज जाते हो, इतनी धूल मिट्टी तो नहीं लगती है। खैर तुम हाथ मुंह धो लो और कपड़े भी बदल लो। घर के बाहर अरुण हाथ मुंह धोता है और फिर कपड़े बदलकर अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। अनन्या, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? वो अरुण, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। तुम्हें दिहाड़ी के पैसे मिले होंगे ना, पैसे दो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। पैसे तो नहीं मिले हैं, घर में कुछ नहीं है क्या? बेटा, बहू तो तेरे ही आने का इंतजार कर रही थी कि तू आएगा तो तुझसे पैसे लेकर कुछ बनाएगी। घर में तो कुछ भी नहीं है। क्या घर में कुछ नहीं है? और मेरे पास पैसे भी नहीं है, और शायद अभी कुछ दिन पैसे भी न मिले। अब क्या करूं? अब आप लोगों का पेट कैसे भरूंगा? आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा चावल है, मैं थोड़ा चावल बना देती हूँ। चावल के पानी में चावल और नमक मिलाकर खा लेंगे। इसकी तासीर ठंडी होती है, इससे हमें गर्मी कम लगेगी। हाँ बहू, तू चावल बना दे, हम पानी के साथ खा लेंगे। घर के एक कोने में अनन्या मिट्टी का चूल्हा जलाती है, जिससे पूरा घर भट्टी की तरह तपने लगता है। तभी सभी पसीने से तरबतर हो जाते हैं। वहीं अनन्या सबको पानी और नमक मिलाकर चावल परोसती है और पूरा परिवार पसीने से परेशान पानी चावल खाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन अरुण और अनन्या का मकान मालिक हरिशंकर आता है। मेरा महीना लग गया है, लाओ भाई मेरे मकान का भाड़ा दो। हरिशंकर जी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ दिन बाद आकर अपने किराए के पैसे ले लीजिएगा। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ, या फिर मैं तुझसे उधार मांगने आया जो तेरे कहने पर तुझसे पैसे लेने जाऊंगा? अरे अभी और इसी वक्त मेरा भाड़ा दे, वो भी 200 रुपए छोड़कर। ये क्या, आप तो हर महीने 200 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो पैसे नहीं देते और ऊपर से कहते हैं कि भाड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर हरिशंकर अरुण को धक्का देकर घर में घुसता है और पास में पड़ा मिट्टी का घड़ा जमीन पर पटक कर फोड़ देता है। अरे रे, आपने हमारा पानी पीने का घड़ा क्यों तोड़ दिया? अगर पैसे नहीं मिले तो मैं घर का सारा सामान तोड़ दूंगा, और मेरे पैसे दो, मेरा भाड़ा दो। इतना कहकर हरिशंकर रसोई की तरफ बढ़ता है। तभी अनन्या अपने हाथ का पतला कंगन निकालकर हरिशंकर के हाथों में रख देती है। फिलहाल के इस महीने के लिए आप ये कंगन रख लीजिए। अगले महीने थोड़े पैसे इकट्ठा करके हम आपको पैसे दे देंगे और ये कंगन वापस ले लेंगे। हाँ ठीक है। पर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा और ये कंगन भी वापस नहीं करूंगा। इतना कहकर हरिशंकर वापस चला जाता है। बहू, ये आदमी तो बड़ा बेईमान मालूम पड़ रहा है। उसे तूने अपने हाथों के कंगन दे दिए, इतना तो वो भाड़ा नहीं पाता जितने के तेरे कंगन होंगे। पापा जी, अगर वो हमें घर से निकाल देता तो इतनी तेज गर्मी में हम कहाँ सिर छुपाते, इसलिए मैंने उसे अपने कंगन दे दिए। कम से कम 1 महीने का समय मिल गया। 1 महीने बाद तो हमारे पास किराया देने के लिए पैसे होंगे। किराया देकर मैं उससे अपने कंगन वापस ले लूंगी। ऐसे ही अगले दिन गांव का तापमान 45 डिग्री से बढ़कर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और गांव में मजदूरी का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे परेशान अरुण घर लौटता है। अनन्या, तुम्हें पता चला होगा, हमारे गांव में लेबर मजदूरी का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। अब मैं काम करके पैसे कैसे जुटाऊंगा? हरिशंकर से तुम्हारे कंगन कैसे छुड़वाऊंगा? आप मेरे कंगन के बारे में मत सोचिए, वैसे कंगन तो बहुत आ जाएंगे, पर अगर हम पैसे नहीं कमा पाए तो मम्मी जी और पापा जी का पेट कैसे भरेंगे, उनका ख्याल कैसे रखेंगे? देख शारदा, अपने बड़े बेटे को कामयाब करने के लिए छोटे बेटे को पढ़ाई से वंचित किया। अगर हमने अपने छोटे बेटे को भी पढ़ाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर पढ़े लिखे संतान हमारे बड़े बेटे जैसी होती है तो हमारा अनपढ़ बेटा ही भला है। इतनी बड़ी परेशानी में भी हमारा छोटा बेटा बहू हमारे बारे में सोच रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, चाहे जैसे भी हो भूखा तो मैं अपने परिवार को नहीं रहने दूंगा। गांव में न सही, गांव के बाहर तो कुछ काम जरूर मिलेगा। अगले दिन अरुण काम की तलाश में तेज चिलचिलाती धूप में अपने गांव से दूर दूसरे गांव तक पहुंच जाता है। वहां भी अरुण को कभी काम मिलता तो कभी अरुण को निराश घर लौटना पड़ता है। ऐसे दिन बीतते हैं और एक रात अनन्या, अरुण और रामलाल शारदा जमीन पर सो रहे होते हैं और पसीने से भीगे होते हैं। ये जमीन तो ज्वालामुखी की तरह तप रही है, ऐसा लग रहा है कि तवे पर लेटा हुआ हूँ। गर्मी ही इतनी बढ़ गई है कि दिन भर की तेज धूप से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे रात में भी जमीन पर सोने पर बहुत गर्मी लगती है। जमीन तो सच में बहुत तप रही है। जमीन को थोड़ा ठंडा करने के लिए पानी छिड़क देती हूँ, फिर शायद जमीन थोड़ी ठंडी हो जाए और हमें थोड़ी ठंडक मिले, चैन की नींद आ जाए। इतना कहकर अनन्या जमीन से उठती है और जमीन पर अनन्या के पसीनों से सोने के निशान बने होते हैं। अनन्या पूरे घर में पानी छिड़कती है। अनन्या, तुम्हें इतना पसीना हो रहा है और तुम कुछ कहती भी नहीं हो। इतने पसीने में तो तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए।
अनन्या पूरे घर में ठंडा पानी छिड़कती है, जिससे जमीन थोड़ी ठंडी हो जाती है और पूरा परिवार दोबारा सोता है। पर पसीने रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर अनन्या घर में अपनी छोटी सी रसोई में बैठी होती है। मम्मी जी, पापा जी, दोपहर हो गई है, अरुण भी आते होंगे, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, घर में जो भी है उसी से कुछ खाने के लिए बना ले। इतना कहकर अनन्या अपना मिट्टी का चूल्हा जलाती है, जिससे पूरा घर भट्टी की तरह तपने लगता है। चूल्हे के धुएं से रामलाल और शारदा की आंखें लाल हो जाती हैं और दोनों खांसने लगते हैं। अरे मम्मी जी, पापा जी, ये क्या हुआ आपको? अचानक खांसी क्यों आने लगी? बहू, अब उम्र हो गई है, पहले जैसा शरीर मजबूत नहीं रहा, बस इसलिए चूल्हे के धुएं से खांसी आने लगी। अरे बहू, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम खाना बनाओ। नहीं पापा जी, आप लोग आराम से घर में बैठ पाए, इसीलिए खाना तो मैं हमेशा बाहर ही बनाऊंगी। अनन्या रोज अपने सास ससुर के लिए खुद गर्मी बर्दाश्त करके घर के बाहर रसोई बनाती है। ऐसे ही एक दिन पसीने से तरबतर अनन्या घर के बाहर रसोई बना रही होती है, तभी कुछ पड़ोसनें आती हैं। देख रही हो बहन, पाप छुपता नहीं है, देखो कैसे अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। सही कह रही हो बहन, जरूर कुछ पाप किया होगा जिसकी वजह से इतनी गर्मी में इस टिन के घर में रहना पड़ रहा है और ये तपिश बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हमारा तो अच्छा है, एसी वाला घर है, पंखे एसी लगे हुए हैं और खाना भी गैस चूल्हे पर आसानी से बन जाता है। इतना कहकर ताने मारते हुए पड़ोसनें चली जाती हैं। ऐसे 1 महीने बाद हरिशंकर दोबारा भाड़ा लेने आता है। माफ कीजिएगा हरिशंकर जी, इस महीने में भी आपके भाड़े के पैसे नहीं जुटा पाया। आप तो जानते हैं गांव में गर्मी कितनी बढ़ गई है, मजदूरी का काम तक बंद हो गया है, मैं आपके पैसे कैसे दूंगा? अरे पैसे नहीं है तो खाली करो मेरा घर, मैं किसी दूसरे को किराए पर रखूंगा और उससे पैसे लूंगा। जमींदार जी, मैंने आपको जो कंगन दिए हैं, अगर आप उन्हें बेचते हैं तो उनसे हमारे कई महीने के भाड़े हो जाएंगे। उसके बाद भी आप हमें किराए के लिए परेशान कर रहे हैं, हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं समझने वाला किसी की मजबूरी, खाली करो मेरा घर। इतना कहकर हरिशंकर अपने आदमियों के साथ घर के अंदर घुस जाता है और सबके कपड़े और सामान घर के बाहर फेंककर सभी को घर से बाहर निकालकर ताला मार देता है। अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे हरिया बर्तन बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उससे मेरे किराए के कुछ पैसे तो निकल जाएंगे। निकल जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये छत भी हमारे सर से छीन ली तूने, अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? मम्मी, अब हम भैया के पास चलते हैं, शायद भैया हमें सहारा दे दें। पूरा परिवार अपने पक्के घर के बाहर आता है। नीरज भैया, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? बाहर आइए। अरे नीलम, ये तो अरुण की आवाज लग रही है, वो हमें बाहर क्यों बुला रहा है? अगर वो लोग सहारा मांगने आए तो सहारा मत दीजिएगा, वरना 4 लोगों का खर्च हमें उठाना पड़ेगा। नीलम और नीरज अपनी बालकनी में आते हैं और देखते हैं कि हाथों में पोटलियां लिए अरुण, अनन्या, रामलाल और शारदा खड़े हैं। अरे क्यों आए हो भाई आप लोग यहाँ? कहा ना आप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भैया, हमें नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को सर छुपाने की जगह दे दीजिए, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। तब तक मैं कोई सर छुपाने की जगह ढूंढ लूंगा और मम्मी पापा को लेकर चला जाऊंगा। हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक पल के लिए भी इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। लेकर जाओ इन्हें अपने साथ। बेटा तू छोड़ हमें, तू अपना गुजारा देख, हम दोनों का क्या है, हम बूढ़े किसी मंदिर या वृद्धाश्रम में अपने दिन बिता लेंगे। पापा जी, आज बोल दिया, दोबारा कभी ये बात मत बोलिएगा। हम जहाँ रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में रहेंगे, आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। घर की तलाश में तेज चिलचिलाती धूप में भटकते हुए पूरा परिवार गांव के बांध के पास आता है और थोड़ी ठंडक पाकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पूरे गांव में इतनी गर्मी है, पर सिर्फ इस डैम के पास ही ठंडी हवा चल रही है, वरना पूरे गांव में तो भयंकर लू चल रही है। बहू, लू तो यहाँ भी चल रही है, पर डैम के पानी से होकर बहने की वजह से हवा ठंडी हो जा रही है, इसलिए यहाँ ठंडक है। और देखो आसपास कितनी हरियाली भी है। रामलाल की बात सुनकर अनन्या की नज़र डैम के बाहर जमीन पर उगी हरी भरी घास पर पड़ती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ हरियाली तो बहुत है, पर ये कैसे हो सकता है? 50 डिग्री में तो गांव का कुआं भी आधा सूख चुका था, फिर यहाँ इतने हरे भरे घास कैसे उगे हुए हैं? बहू, क्योंकि ये खास की घास है। खास की घास भीषण गर्मी में भी नहीं मुरझाती है। सही कहा मम्मी जी, मुझे मेरी नानी की बताई एक बात याद आ गई। 10 साल की अनन्या गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई होती है, जहाँ अनन्या की नानी मिट्टी के घड़े के चारों तरफ खस की घास लगा रही होती है। नानी नानी, आप मेरे घड़े के चारों तरफ ये घास क्यों लगा रही हैं? क्योंकि बेटी, ये खास की घास है, इसकी जड़ें काफी पानी सोख कर रखती है, जिससे तेज गर्मी में भी ये मुरझाता नहीं है और ठंडा रहता है।
इससे मटके का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम घास का घर बनाएं? अगर घास ठंडी होती है और हम घास का घर बनाएंगे तो हमारा घर भी तो ठंडा ठंडा होगा। घास का घर? पर हम घास का घर बनाएंगे कैसे और कहाँ बनाएंगे? घास का घर बनाना कौन सी मुश्किल बात है, बस 4 पिलर खड़ा करेंगे और बांस के पतले फट्टों से 4 ढांचे बनाकर दीवार खड़ा करेंगे, उनमें से ठंडी ठंडी घास लगा देंगे। ऐसे ही छत भी बना लेंगे। और कहीं और जमीन क्यों ढूंढना, इतनी बड़ी खाली जमीन हमारे सामने है। यही बनाऊंगी मैं अपने घास का ठंडा ठंडा ससुराल। अनन्या, पर ये तो सरकारी जमीन है ना, इस सरकारी जमीन पर घर बनाना सही बात नहीं होगी। अरे हम सरकार की जमीन को दखल थोड़ी कर रहे हैं। जब भी सरकार चाहेगी हम अपना घर खुद हटा लेंगे। और अगर कोई सरकारी आदमी हमारे पास आता भी है तो उसे हम अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारी मदद भी करेगा। मुझे बहू की बात में दम लग रहा है। अगर बहू ने घास का ठंडा ठंडा ससुराल बना लिया तो जब तक हम उसमें रहेंगे हम गर्मी से बचे रहेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं तुम्हारा घास का ठंडा ठंडा ससुराल बनाना। अरुण और अनन्या पास के जंगल में जाते हैं और अपने हाथों से छोटे बांस उखाड़ने लगते हैं। अनन्या, हम दोनों मिलकर बांस तो उखाड़ लेंगे, पर तुमने कहा था कि पिलर के लिए हमें तनों का इस्तेमाल करेंगे, और वो कहाँ से आएंगे? कुल्हाड़ी तो नहीं है, पर इस नुकीले पत्थर को अगर घिसकर थोड़ा धार कर लिया जाए तो उसके लगातार वार से पेड़ का तना काटा जा सकता है। अनन्या और अरुण मिलकर जरूरत जितने बांस उखाड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर नुकीले पत्थरों को घिसकर और नुकीला करते हैं। फिर दोनों पेड़ के तनों पर लगातार वार करने लगते हैं, जिससे दोनों के हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। अनन्या, तुम रहने दो, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगा। नहीं, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। भूखे प्यासे और तेज गर्मी होने के बाद भी अनन्या और अरुण रुकते नहीं हैं और शाम तक डैम के पास 4 मोटे तने, ढेर सारे हरे बांस, मोटी बेलें और ठंडी घास इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी मेहनती निकली, शाम तक सारा सामान इकट्ठा कर लिया। मम्मी, अनन्या तो कह रही है कि घास का ठंडा ठंडा ससुराल बनाना शुरू करते हैं। जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी हमारा घास का ठंडा ठंडा घर तैयार होगा। बहू, तेरी बातों में तो मैं भी अपनी थकान भूल गया हूँ। बताओ क्या करना है? मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को बांसों के पतले पट्टी को आपस में गूंथना आता है ना? आप लोग इन्हें गूंथिए, तब तक मैं और अरुण नींव खोदते हैं। रामलाल और शारदा बांस के पतले लंबे पट्टी को गूंथ कर दीवार और छत बनाते हैं। वहीं अनन्या अरुण नींव खोदकर चारों मोटे तनों को पिलर की तरह खड़ा कर देते हैं और बांस की दीवारों को बेलों से तनों में बांधकर उनमें दरवाजे और घर के तीनों तरफ छोटी खिड़कियां बनाते हैं और छत भी डाल देते हैं। बहू, हमने लगभग घर तैयार कर लिया है और अभी तो सुबह होने में काफी समय बचा है। मम्मी जी, पापा जी, आज भर आप दोनों पेड़ की छांव में आराम कर लीजिए। कल सुबह तक मैं अपना घास का ठंडा ठंडा ससुराल तैयार कर चुकी होंगी। रामलाल और शारदा पेड़ की छांव में आराम से सो जाते हैं। वहीं अरुण और अनन्या अपनी दीवारों पर मिट्टी की लिपाई करते हैं, अंदर और बाहर घास की मोटी मोटी परतें लगाने लगते हैं। ऐसी रात बीतती है और अगली सुबह तक अनन्या का बांध किनारे घास का बना ठंडा ठंडा ससुराल तैयार हो जाता है। बहू, ये क्या घर बना दिया तूने? गांव का हर घर भट्टी बना हुआ है और तेरे इस बांध किनारे घास के बने घर में तो शिमला जैसी ठंडक है। बहू, तुमने इतनी मेहनत से डैम के पास अपना घास का ठंडा ठंडा ससुराल तो बना ली, पर तुम्हें तो भूख भी बहुत लगी होगी ना? कल से सिर्फ मेहनत किए जा रही हो। हाँ पापा जी, भूख तो लगी है। मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत भूख लगी होगी। पर हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं, अब हम क्या खाएंगे? जिस जमीन में पानी ना पाते हुए भी घास तक नहीं सूख रही है, सोचिए अगर उस जमीन में हम सब्जियां उगाते हैं तो कितनी अच्छी सब्जियां उगेंगी। हाँ अनन्या, तुम सही कह रही हो। डैम के पास की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। अगर डैम की मिट्टी में हम सब्जियों की खेती करते हैं तो 10-15 दिनों में हमारी सब्जियां उग आएंगी। और तब तक हम जंगल के पेड़ों से कंदमूल और फल इकट्ठा करके खा सकते हैं। अनन्या और अरुण जंगल में आते हैं और थोड़े केले और आम तोड़ते हैं और पूरे परिवार के साथ अपने घास के बने ठंडे ठंडे ससुराल में बैठकर खाते हैं। बहू, खेती तो तुम लोग करोगे, पर बीज कहाँ से लेकर आओगे? माँ, हमें अलग से बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जियां हो तो उन्हें बीज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं गांव के बाजार जाती हूँ। सब्जी वाले खराब सब्जियां बाजार में फेंक देते हैं, वहाँ से हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जियां उठा लाएंगे। अनन्या गांव की सब्जी मंडी में आती है और एक कोने से खराब गली सब्जियों से हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर डैम के पास आती है, जहां अरुण ने खेती के लिए जमीन तैयार कर रखी थी। अनन्या, मैंने जमीन तैयार कर ली है, अब बस हमें एक कतार में सब्जियां बोनी है। सब्जियां बोकर ढलान से आ रहे पानी के पास एक लंबा बांस लगा देंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी हमारे खेतों में भी आता रहेगा और हमें अलग से सब्जियों में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अनन्या सब्जियों के बीज लगाती है और ढलान से बह रहे पानी के पास एक खोखला बांस लगा देती है, जिससे नीचे खेतों में थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और डैम किनारे अनन्या की हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां लहरा रही होती हैं। अरे वाह, इतनी सारी सब्जियां तो हम 2 हफ्तों में भी नहीं खा सकते हैं। अरे इन्हें खाना नहीं है, इन सब्जियों को हम बेचेंगे और थोड़ी सब्जी अपने घर पर बनाएंगे। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे आटा, दाल, तेल, मसाले खरीदेंगे। अनन्या और अरुण अपनी सब्जियां गांव की मंडी में लेकर जाते हैं और उन्हें बेचने लगते हैं। अनन्या और अरुण की ताजी सब्जियां देखकर काफी ग्राहक उनके पास भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूर खड़ा हरिशंकर ये सब देखकर, इन्हें मैंने बेघर कर दिया, इसके बाद भी ये सब्जियां बेचने लगे हैं। सब्जियां बेचकर मिले हुए पैसे से अरुण घर में राशन भरवाता है। वहीं अनन्या घर के बाहर बांस और घास से अपनी एक छोटी सी रसोई बनाती है, जिसकी छांव में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर अपने हाथों की बनाई मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती हैं और अपने घर के अंदर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं। अरे वाह बहू, यहाँ तो गर्मी का नामो निशान नहीं है। पहले तो खाना खाते समय पर सिर्फ पसीने पोंछते रह जाते थे, पर आज ठंडा माहौल और गर्मा गर्म खाना मजा ही आ गया। तभी घर के दरवाजे से गर्म लू घर में आती है। हमारा घर तो काफी ठंडक देता है, फिर ये गर्म हवा घर में कैसे आई? बेटा, हमारा घर ठंडा है। बांध की तरफ से आने वाली हवा ठंडी है, पर दूसरी तरफ की हवा तो गर्म है ना। वही हवा हमारे घर में आई है। लगता है अब इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। खाने के बाद अनन्या बेलों को गूंथ कर एक चादर बनाती है और उनमें घास लगा अपने घर के दरवाजे और दोनों खिड़कियों पर टांग देती है, जिससे घर में आने वाली हवा ठंडी हो जाती है। और अनन्या अपने घर की जमीन को भी मिट्टी से लीप देती है और साथ ही लकड़ियों और बेलों से चौकियां बनाती है। और रात में लकड़ियां और बेलों की एक चौकी पर रामलाल, शारदा और दूसरों पर अनन्या और अरुण लेटे होते हैं। अरुण बेटा, कल एक चादर लेकर आना। बहू ने बांध के पास घास से ऐसा ठंडा ठंडा ससुराल बनाया है कि अब हम बूढ़ों को ठंड लगने लगी है। ठीक है माँ, मैं कल एक चादर लेते आऊंगा। अगले दिन अरुण सब्जियां लेकर बाजार जाता है, लेकिन पूरा बाजार खाली होता है क्योंकि गांव में गर्मी बढ़कर 55 डिग्री तक पहुंच चुकी होती है। गांव के हर घर की बिजली जा चुकी होती है और गांव का कुआं और पानी की टंकी पूरी तरह सूख चुकी होती है। अरे पूरा गांव गर्मी से परेशान है और ये हरी हरी सब्जियां लाकर बेच रहा है। अरुण के वापस जाते हुए हरिशंकर चुपचाप अरुण का पीछा करता है और डैम के पास घास का बना ठंडा घर देखता है। अरे यहाँ मेरे घर में बिजली पानी नहीं है, पसीने से हालत खराब है और ये यहाँ मजे कर रहा है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हरिशंकर नीलम के घर आता है, जहाँ नीलम पसीने से परेशान सोफे पर बैठी होती है। कौन हो तुम? क्या काम है? तुम गर्मी से परेशान हो। तुम्हारे सास ससुर, देवर और देवरानी बांध के पास घास के बने ठंडे घर में रह रहे हैं। क्या? मैंने उन्हें परेशान होने के लिए घर से निकाला था, आराम करने के लिए नहीं। तुम बस पुलिस को गवाही दे देना कि तुम्हारे ससुराल वाले सरकारी जमीन पर घर बनाते हैं, खेती करते हैं और जमीन कब्जा कर लेते हैं। बाकी मैं संभाल लूंगा। हरिशंकर और नीलम पुलिस स्टेशन आते हैं और अरुण, रामलाल और अनन्या के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाते हैं। तुम लोग अभी मेरे साथ चलो, मैं इसी वक्त उनका घर तोड़वा दूंगा। विराज बुलडोजर लेकर बांध किनारे आता है। आप मेरे घर को मत तोड़िए। अगर आप चाहते हैं तो हम अपने घर को कहीं और लेकर चले जाएंगे। नहीं, मैं तो इस घर को तोड़ूंगा और तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगा। बुलडोजर आगे बढ़ाओ। जेठानी जी, जमींदार क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्या मिलेगा हमें परेशान करके? रोकिए इन्हें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बुलडोजर घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष वहां पहुंच जाते हैं। ऑफिसर, रुक जाओ। सर, ये लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये घर तोड़ रहे हैं। यह कोई पक्का मकान नहीं है जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लेंगे। मुझे खबर मिली पूरा गांव गर्मी से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहां इनके घास के बने घर में ठंडक है। क्या ये टेक्नोलॉजी गांव के लिए उपयोगी नहीं हो सकती? सर, मैं पूरे गांव के लिए ऐसे घास के ठंडे घर बना दूंगी, पर हमारी मजबूरी समझिए। इस गर्मी में हम बेरोजगार और बेघर हो गए थे, इसलिए मैंने डैम की जमीन इस्तेमाल की। मैं आपको लीगल अप्रूवल देता हूं कि बांध के किनारे आप घास का ठंडा घर बनाकर रह सकती हैं और इस डैम की जिम्मेदारी आपके पति को दी जाती है। जहां हरिशंकर और नीलम चढ़कर घर लौट जाते हैं, वहीं अनन्या पूरे परिवार के साथ मिलकर बांध के किनारे 2 मंजिला घास का सुंदर ठंडा घर बनाती है और गांव वालों के घरों में भी घास लगाकर ठंडे घर बनवाती है। साथ ही हर घर के पास पेड़ पौधे लगवाती है। धीरे धीरे पूरे गांव का तापमान घटकर 40 डिग्री हो जाता है और अब पूरा परिवार और गांव खुशी से रहने लगता है।